नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका एग्जाम कार्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग जीडी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 1 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुए पेपर के बारे में हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो पेपर जो था हमारा, एक तरीके से आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट चैंपियनशिप, जो क्वेश्चन नंबर इसका है 1, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश। तो ये कब शुरू हुई थी? तो 1934 में। कब शुरू हुई थी भाई? ये 1934 में ये शुरू हुई थी। तो यहां पर देखिए 1934 हम सब जानते हैं कि ये हमारी घरेलू क्रिकेट है। क्या ये घरेलू क्रिकेट है? ठीक है, नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो रणजी है इसको बीसीसीआई ने, इसकी स्थापना किसने की थी? बीसीसीआई ने की थी। किसने की थी? बीसीसीआई ने की थी। और तीसरा, ये जो मैच जो था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो वो मैच हुआ था मद्रास और मैसूर के बीच में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो 1934 है, यानी कि जो 1934 और 35 ये जो दे रहे हैं, ये बीसीसीआई ने उस समय पर इसको एस्टैब्लिश किया था। तो राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी 1934 और 35 के बीच में एस्टैब्लिश की गई थी। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो सब्सिडी वाला जो खाद्यान्न है वो 75%, यानी कि 75% ग्रामीण आबादी को ये सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को भरपूर भोजन मिल सके और न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों वाला भोजन मिल सके, शुद्ध भोजन मिल सके और सात्विक भोजन मिल सके। इसलिए भारत सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करने की बात रखी थी। यानी 2013 में ही इसको ये मान लिया गया था कि हम ये जो 2013 का जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम था उसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी देंगे। अभी 2020 में कोरोना काल में भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों के आसपास 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया है। कितने लोगों को? 80 करोड़ के आसपास। ये मेरा डेटा नहीं है, हम मीडिया में सुनते रहे हैं इस चीज़ को कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत गेहूं दिया गया, चावल दिया गया और जो चना है वो भी दिया गया, साथ ही साथ रिफाइंड और नमक भी उन्होंने प्रोवाइड कराया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 75%, देश की 75% आबादी को इस तरीके का सब्सिडी वाला अन्न प्रदान किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो किसके लिए जीता था बेटा? वो भरतनाट्यम के लिए जीता था। वो भरतनाट्यम के पारंगत, बहुत ही, राधा श्रीधर जो बहुत ही पारंगत एक तरीके से मास्टर रहे हैं इस भरतनाट्यम के। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसको नृत्य को एक तरीके से विधा जिसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, नवीन चीज़ों को शामिल किया इसमें। नए जो अभिनय थे या उनके, ये मान लीजिए कि उनके जो प्रतीक चिन्ह जो प्राचीन थे उनमें भी कई तरीके की उन्होंने परिवर्तन किया और नई और आधुनिक शैलियों को वो लेकर के आए। और भरतनाट्यम जो खासकर माना जाता है कि जो भरत मुनि थे, यानी कि जो नृत्य के गुरु रहे हैं, है ना, तो भरत मुनि को माना जाता है, नाट्यशास्त्र के वो जनक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री राधा श्रीधर हैं, उन्हें 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भरतनाट्यम के लिए प्रदान किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो किसने भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यानी 50वें सीजीआई, भारत के 50वें सीजीआई कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। उसी तरीके से भारत के जो 49वें थे वो उदय उमेश ललित थे। यानी 49वें सीजीआई उदय उमेश ललित थे। तो 10 जो 50वें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जिनका कार्यकाल 2024 तक चलने वाला है। अगला देखिए 5वां, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किसको दिए जाते हैं? टीम के कोच को दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि 1985 में, कब? 1985 में ये पुरस्कार शुरू हुए थे। पुरस्कार यानी कि जो पुरस्कार शुरू हुए थे
समझ में आ गया। तो 1985 में ये पुरस्कार शुरू हुए थे और ये टीम के कोच को दिए जाते हैं। जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की टीम हो, चाहे वो हमारे स्थानीय स्तर की टीमें हो, देशी स्वदेशी जो भी हो, उन सभी टीम के जो कोचेज हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। और किस लिए प्रदान किया जाता है? ये इसलिए प्रदान किया जाता है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को होनहार बनाया और वो इस देश के लिए पदक लेकर के आ रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं, देश का नाम बढ़ा रहे हैं, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो गुरु हैं, जो द्रोणाचार्य के समतुल्य माने गए, द्रोणाचार्य महाभारत के एक पात्र हुआ करते थे, कैरेक्टर हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया है टीम के कोचेस के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो भैया वो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत होगा। यानी कि जो शिशु देखभाल, यानी कि आप देखिए बाल सुधार गृह जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे में अगर बाल सुधार गृहों में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो कम उम्र से लेकर के यानी कि 16 वर्ष तक के जो बच्चे माने जाते हैं, उन बच्चों के साथ अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, किसी भी तरीके का शारीरिक, मानसिक और उनका यौन उत्पीड़न होता है, तो उन सब चीज़ों को करने वाले व्यक्ति को शिशु देखभाल संस्थान का जो कोई भी प्रभारी है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसे किशोर न्याय अधिनियम 2000 और 2015 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है और उसे सजा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जो शिशु है, वो अगर संस्थान में शामिल है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है या प्रदेश सरकार की है। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि होती है तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही उसको सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? 12वीं अनुसूची। तो नगर पालिकाओं की क्या है ये? शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो देखें तो नंबर 1 सबसे पहले क्या हो गया? शक्तियां हो गई। दूसरा हमारा क्या हो गया? प्राधिकार हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया? उत्तरदायित्व हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आती हैं और नगर पालिकाओं को पूरी तरीके से स्वच्छंद और पूरी तरीके से स्वायत्त बनाने की ओर ये एक अग्रसर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है। उसी तरीके से अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो यहां पर देखिए वर्षण कौन है? ये प्रेसिपिटेशन, यानी पश्चिमी शीतोष्ण, यानी कि सर्दियों के दिनों में पश्चिमी चक्रवातों की वजह से, किसकी वजह से? पश्चिमी चक्रवातों की वजह से बारिश होती है, बारिश होती है। ठीक है, ये बारिश जो वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, वो हम लोग ये मानते हैं कि रबी की फसल, जो किसकी फसल? रबी की फसल के लिए बहुत लाभप्रद होती है, जैसे कि गेहूं है, मटर है और सरसों, इनके लिए बेहद लाभप्रद होती है। ये अगर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो बूंदें होती हैं, अगर ये खेती के ऊपर पड़ती हैं, खेतों पर ये बरसती हैं, तो मान के चलिए इन्हें हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो हमारी खेती को बहुत आगे बढ़ाते हैं। क्या? गोल्डन ड्रॉप्स। समझ में आ गया बेटा? ये सब चीजें लिखते जाइए, आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसी तरीके से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो देखिए दूसरा चरण के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चरण बनाएंगे। कौन सा? पहला विखंडन है ना, दूसरा निक्षालन है, और जो तीसरा है वो आप देखिए, तीसरा ये है, और चौथा तीसरा अपचय है, और चौथा ह्यूमिफिकेशन है, और पांचवा जो है हमारा क्या है? खनिजीकरण। क्या हो गया? खनिजकरण। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं दोबारा कर देता हूं।
पहला हो गया, दूसरा हो गया, वो तीसरा हो गया और चौथा हो गया। आप ये देखिए कि इसी तरीके से तो खनिजीकरण, अगर हम इसमें से देखें तो अपघटन का जो दूसरा चरण है वो निक्षालन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्षालन बोला जाता है। तो जो निक्षालन है यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो जो स्थापित कर लिया था वो एक रियासत है हैदराबाद। हैदराबाद में देखते हैं हम लोग कि सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो क्या ऑर्गेनाइज किया गया? ऑपरेशन पोलो। अब देखिए ऑपरेशन पोलो को शुरू किया गया क्यों? क्योंकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई हम भारत में विलय नहीं करने वाले, हम पूर्वी पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर अपनी एक स्वायत्तशासी, अपनी खुद की एक एम्पायर खड़ी करेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे और वो उन्होंने मुखर रूप से कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो भारत की सेना को अपना काम करना पड़ेगा। इस पर जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने एक ही रात में अपने स्थानीय नॉन मुस्लिम जो आसपास के जो क्षेत्र के रहने वाले थे वहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार करवाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगली रात को अगले दिन सेना को बड़े पैमाने पर हैदराबाद भेजा, जहाँ पर ऑपरेशन पोलो को क्रियान्वित किया गया और मजबूर किया गया हैदराबाद के निज़ाम और उनके वजीर को कि हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। तो जो हैदराबाद की जो रियासत है उसके बारे में कहा जाता है कि सेना के हस्तक्षेप से ही हमने उसका विलयकरण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो वो हैं सम्राट अशोक। यहां मैं आपको बता दूं कि धम्म, देखिए हम लोग आमतौर पे जो व्याख्याकार हैं आमतौर पे धम्म का मतलब वो क्या मानते हैं? धर्म, जो गलत है। धम्म, अशोक के अभिलेख के हिसाब से बता रहा हूं, धम्म का मतलब होता है करुणा। क्या होता है? करुणा। कैसे होता है? क्योंकि आप ये देखिए कि पश्चिमोत्तर प्रांत में एक अभिलेख मिला जिसका नाम है शारेकुना। ये शारेकुना का अभिलेख है, ये द्विभाषीय है। कैसा है? द्विभाषीय है। 1 नंबर 1 इसमें पहले तो धम्म लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? धम्म लिपि में, है ना। और दूसरा उसमें लिखा है, यानी कि जो धम्म लिपि है खरुष्ट लिपि जैसी थी या बाकी की चीजें थी उसी तरीके से जो दूसरा है वो है आर्मेइक। कौन सा है ये? आर्मेइक। अब देखिए धम्म लिपि को आर्मेइक लिपि में ज्यों का त्यों ट्रांसलेट किया है। जो ज्यों का त्यों जो ट्रांसलेट किया है उस ट्रांसलेशन में धम्म का जो अर्थ है, धम्म को जो ट्रांसलेट किया है वो किया है यूसेबेइया के नाम से। यूसेबेइया। और यूसेबेइया का मतलब होता है करुणा, यानी कि करुणा फैलाने वाले। निम्नलिखित में मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा यानी करुणा की अवधारणा को लोकप्रिय जिसने बनाया वो सम्राट अशोक थे। धम्म मतलब धर्म नहीं, करुणा है, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमीटर हम लोग देखा होगा करंट को पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि कहां कहां तक करंट आ रहा है, कौन कौन से रेजिस्टेंस जिनमें करंट आ रहा है, कहां तक नहीं जा रहा है। जहां तक नहीं जा रहा होता है हम लोग क्या करते हैं, वहां शंटिंग कर देते हैं और वहीं से सप्लाई को हम सुचारू कर देते हैं ताकि आपका जो उपकरण है वो प्रॉपर रूप से काम कर सके। तो एमीटर जो है वो एक उपकरण है जो क्या देखता है? परिपथ में धारा, विद्युत धारा का पता लगाता है। तो कोई जो है रफ्तार नापने के काम आता है, कोई मीटर के तौर पे नापने के काम आता है, तो हाइग्रोमीटर है, ये उमस को नापने के काम आता है। तो उत्तर 13 का क्या हुआ? एमीटर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? वर्षावंचित क्षेत्र कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ जाइए, मैंने आपके लिए ये पहाड़ बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से क्लाउड्स आ रहे हैं, ये बारिश कर रहे हैं,
समझ में आ गया? ये बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो पहाड़ हैं हमारे, उनके जहां बादल टकराए वहां घनघोर बारिश है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षण, है ना? ये क्या हो गया? वर्षण हो गया। और ये जो एक क्षेत्र है, ये क्या हो गया? वंचित क्षेत्र। ये क्या हो गया? वंचित क्षेत्र। ये वर्षण क्षेत्र हो गया। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये जो जहां बारिश हो रही है वो वर्षण क्षेत्र है, और जो जहां बारिश नहीं हो रही है वहां वंचित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये जो बादल जो हमारे बरस रहे हैं, और जो पीछे का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? वर्षा वंचित क्षेत्र। यानी प्रतिपवन दिशा में शुष्क भूमि को हम क्या कहेंगे? वर्षा वंचित क्षेत्र। अगला देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी? तो वो व्यक्ति हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, इन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने हराया था। किसके? कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसी प्रकार से सोनिया गांधी, ये भूतपूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं ये। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो कपिल सिब्बल थे, उनके आपसी कुछ मतभेद थे जो पार्टी के साथ उनके निरंतर चल रहे थे। वो पार्टी उनकी नहीं सुन रही थी, वो पार्टी की नहीं सुन रहे थे, और अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कपिल सिब्बल इससे पहले कई केंद्रीय मंत्रालय भी देख चुके हैं, और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी उन्होंने देखा है। कभी एक समय तो वो शिक्षा का भी मंत्रालय वो देखा करते थे। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में एक अच्छी महती भूमिका निभा रहा था, कपिल सिब्बल, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भैया देखिए किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। हम सब जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री होते थे। तो वैसे ही नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि बाद में 2015 में इसे बदल दिया गया था। यानी कि योजना आयोग को रद्द कर दिया गया और नीति आयोग को 2015 में शुरू किया गया था। तो 2015 में योजना आयोग खत्म कर दिया गया, आयोग समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया? और नीति आयोग शुरू किया गया, नीति आयोग शुरू किया गया। समझ में आ गया बेटा? तो इस प्रकार से देखें तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है उत्तरदायी? तो वो होती है लोकसभा के। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। यहां पर ये सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? गठन भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सहमति से? प्रधानमंत्री की सहमति से। वो ही नियुक्त करते हैं, वही शपथ दिलाते हैं, और वही प्रधानमंत्री की सहमति से उनको पद से एक तरीके से हटा देते हैं या फिर भंग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो देखिए सार्वजनिक वस्तुएं, जो सार्वजनिक वस्तु होती हैं जैसे कि हमारे रक्षा उपकरण, है ना, या फिर रक्षा उपकरणों के अलावा देखें सड़कें देख लें आप। ये जो सब चीजें हैं वो कैसी हैं आपकी? इनको मान लीजिए सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं सभी के इस्तेमाल के लिए होती हैं। उसे कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता, उसे कोई एक व्यक्ति खरीद नहीं सकता, उसका कोई एक व्यक्ति मालिक भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो सभी के लिए होती हैं। तो यहाँ पर देखिए रक्षा सामान और सड़कें जो किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए क्या कहता है ये, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? कितने प्रकार के मनाए जाते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोटांग। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? बोटांग। बोटांग बिहू। बोटांग बिहू के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ष के प्रारंभिक दौर में मनाया जाता है। उसके बाद में होता है माघ बिहू। क्या होता है? माघ बिहू। फिर उसके बाद में होता है काटी, काटी बिहू। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो बिहू नृत्य हैं ये असम के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बोटांग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। तो असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो वो 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है देखिए, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सी? हस्तलक्षण दीपिका। तो देखिए कथकली। सबसे पहली बात ये कि कथकली, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो भाई वो नृत्य है केरल का। कहाँ का? केरल का, है ना। पद्मनाभ, पद्मनाभ, नाभ या नाभम, है ना, देवता है ये। इस तरीके से लोग मुखौटे लगाकर बड़ा सा घेरेदार एक स्कल टाइप का पहन करके ये अभिनय करते हैं। शारीरिक लोच बड़ी ज़बरदस्त होती है। आंखों की जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े भयंकर होते हैं। आंखों का मेकअप और भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहन करके इसे अभिनीत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कथकली जो नृत्य है, कथकली जो केरल का जो नृत्य है, इस कथकली नृत्य में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे, पूर्व जो भारत के राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम भी इस नृत्य में पारंगत थे। और उनका मानना था कि वो रिटायर होकर के छोटे छोटे बच्चों को कथकली नृत्य सिखाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका है, उसको शास्त्रीय नृत्य शैली की अगर हम बात करें तो कथकली से जुड़ी हुई है हस्तलक्षण दीपिका। कहा जाता है कि हस्तलक्षण दीपिका ये एक बहुत ही अति प्राचीन मलयाली नृत्य शैली है। और इस शैली के कई तत्व और अवयव को बाद में जो नृत्य के एक तरीके से कहते हैं कि नाट्य शास्त्र के जो जनक थे भरत मुनि, उन्होंने भी उसको अपने साहित्य में जगह दी थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो हस्तलक्षण दीपिका है ये अति प्राचीन कला है जो आपको नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अब मैंने आपको आज ये जो हमारे प्रश्न हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और बेहतर होगा कि आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक हमारी एक किताब है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से, बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी, है ना। तो ये जो किताब है, ये इस किताब के बारे में आपको बता दूं कि ये किताब, इस किताब के अंदर 20 यानी कि 20, यहाँ पर देखिए 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं और 2013 से 23 तक का जो कंटेंट है वो इसमें शामिल है। और जो आप हमारे 2023 में आज हमारे जो YouTube के ऊपर या हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं या जो भी चीज़ें आप सामग्रियां देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इनको अगर आप PDF जो हमारी है उसके ज़रिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या अगर कोई दिक्कत आपको पेश आ रही है, तो किताब की शेप में भी हमने सारे के सारे प्रश्नों को शामिल किया है। हर क्वेश्चन को हमने एक QR कोड प्रदान किया है। QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप प्रॉपर उस जो प्रश्न है उसकी व्याख्या को, उसका जो कंटेंट है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप कि किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपके लिए सफलता दिला करके लेके आएगी, सफलता के दरवाजे खोलेगी। अगर आप हमारे पोर्टल से ये किताब खरीदना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि टू बाय दिस बुक यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.examcard.in। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ विजिट करके आप इस किताब को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मार्केट में भी ये 5 से 6 दिन के अंदर या हफ्ते, 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें आज सॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू।